आप सरकार के बहुत चहेते नहीं रहे हैं। आपको यकीन है ट्रस्ट पर? ट्रस्ट को लेके मिसट्रस्ट हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, उसी के कारण हुआ। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पर आधारित होते हैं, वह ट्रस्ट कहीं ब्रीच हो गया, इसका इस्तीफा लो, उसका इस्तीफा लो, इसमें ये करो, उसमें वो करो। अगर 18 जुलाई को आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका चयन होता है, तो क्या मूल चूल परिवर्तन आप करेंगे? पहला परिवर्तन मेरे ख्याल से आवश्यक है इस संदर्भ में, वह है पारदर्शिता। सोसाइटी ने जो काम किए हैं उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि तो बस लिपा पोती हुई है, छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछलियां अभी भी बाहर हैं। ताकतवर लोग कहे जाते हैं औसत भाषा में, उनके बचाव का, उनके संरक्षण का प्रयास या संरक्षण होता दिख रहा है। छोटे छोटे पत्रकार जो गली कूचे के पत्रकार हैं, अगर वो भी सरकार के खिलाफ कोई बातें करते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जा रही है। बिल्कुल, लोगों को आप बोलने से नहीं रोक सकते। क्या क्या योग्यताएं हैं इस पद के लिए? दो योग्यताओं में एक तो जो कहा गया उसमें 20 वर्ष का कहा गया, 20 वर्षों का, और थोड़ा ब्रॉड कहा गया, यानी वित्तीय अनुभव भी हो सकता है, प्रशासनिक अनुभव भी हो सकता है। बिल्कुल, राम भक्तों के साथ छलावा हुआ है, छल हुआ है, उनको आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज का जो शो है हमारा वो बेहद खास है, क्योंकि हमारे मेहमान भी बेहद खास हैं। देश के पूर्व जाने माने IPS अधिकारी और राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ है। और अमिताभ ठाकुर जी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के जो तमाम महासचिव थे, पदाधिकारी थे, उनका इस्तीफा हो गया और अब राम मंदिर ट्रस्ट के CEO का चयन किया जाना है। उसके लिए आवेदन भी तमाम आए हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में करीब 1000 आवेदन सरकार को मिले हैं। उनमें से एक आवेदन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आवेदन किया है अमिताभ ठाकुर जी ने। अमिताभ सर, आपने राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए आवेदन किया है। क्या क्या योग्यताएं थी? वो सभी योग्यताएं आप पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए बताइए क्या क्या योग्यताएं हैं इस पद के लिए। जी, देखा जाए ये जो ट्रस्ट है, मैं समझता हूं कि मेरे लिए उचित होगा बताना कि यह ट्रस्ट भी अपने आप में पूरे पूरे हिंदुस्तान में कई मायनों में अत्यंत ही विशिष्ट है। यह ट्रस्ट, क्योंकि यह एक साथ एक प्राइवेट ट्रस्ट भी है और एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे स्वयं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बनाया गया। जब राम जन्मभूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो फैसले में ही राम जन्मभूमि मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट के बनाए जाने की बात कही गई, और उस निर्णय के क्रम में ही यह ट्रस्ट बना। पुनः जब यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके क्रम में खुद गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक विधिवत एक अनुसूचना निकाली, नोटिफिकेशन किया, और उस नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला दिया। उसके क्रम में अंततोगत्वा यह ट्रस्ट गृह मंत्रालय के इनिशिएटिव से शुरू हुआ। यह एक पहलू है। अब दूसरा इसका यह पहलू है कि इसके बाद भी यह ट्रस्ट पूरी तरह से एक निजी ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसका मिस्टर परमेश्वर पर जो है उनके एड्रेस, उनका वो इसका एड्रेस है। इस प्रकार एक ऐसा ट्रस्ट जो खुद सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय से उद्भूत हुआ हो, प्रारंभ हुआ हो, आज पूरी तरह एक निजी, स्वायत्त और प्राइवेट ट्रस्ट है। इसके कारण जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह छिपा है कि इसके कारण एक और जहां लगभग सभी लोगों के आम जनमानस में ऐसा माना जाता है, ऐसी ख्याति हो गई है कि यह सरकारी किस्म का ट्रस्ट है, सरकारी तो नहीं लेकिन सरकारी किस्म का, वहीं यह पूरी तरह एक निजी ट्रस्ट है। एक सज्जन जब इस मामले को लेके RTI के लिए कि जन सूचना अधिकार के तहत इन्होंने कुछ सूचना मांगी, तो ट्रस्ट ने यह मुकदमा लड़ा
केंद्रीय सूचना आयोग में ट्रस्ट की ओर से एक अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता है, और उन्होंने इस बात की बहस की कि निजी ट्रस्ट होने के नाते हम पर आरटीआई नहीं प्रभावी है। और केंद्रीय सूचना आयोग ने उस बात को सही पाया, सही माना और कहा कि यह निजी ट्रस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार से आरटीआई लागू नहीं होगा। तो एक ही बार दो एक्सट्रीम्स में यह ट्रस्ट है और इस रूप में यह परम महत्वपूर्ण है और यूनिक भी है अपने आप में। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये बड़े ही यूनिक किस्म का ट्रस्ट है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये था कि किस तरह की योग्यताएं मांगी गई है राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ पद के लिए? आपके पास करीब 30 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी है, आप आईआईटीएन भी रह चुके हैं, आईआईएम यानी प्रबंधन की भी आपको पढ़ाई, पूरा कोर्स आपने कर रखा है, यहाँ तक कि यूपीएससी भी आपने क्लियर कर रखा है और ज्यादातर जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उन्होंने ही आवेदन किया है। तो ऐसे में आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, आपके मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो आपने प्रश्न किया उसके दो हिस्से हुए। एक तो हुआ कि क्या क्या इसके लिए योग्यताएं, अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। तो योग्यताओं में दो प्रकृति की योग्यताएं उसमें कही गई। एक तो जो कहा गया उसमें 20 वर्ष का कहा गया, 20 वर्षों का, और थोड़ा ब्रॉड कहा गया, यानी वित्तीय अनुभव भी हो सकता है, प्रशासनिक अनुभव भी हो सकता है, विधिक अनुभव भी हो सकता है, कई किस्म के अनुभवों को इसमें समाहित किया गया। लेकिन यह कहा गया कि वह उच्च स्तरीय हो, यानी कि एक तरह से यह उनके टोन और टेनर से ही था कि कोई व्यक्ति जो आम तौर पे जिसको हम लोग आम भाषा में क्लास 1 सर्विस की बात कह देते हैं क्लासिफिकेशन की दृष्टि से, या फिर जैसे मान लीजिए किसी में भी हायर सर्विस कह सकते हैं, किसी भी फील्ड में लेक्चरर रहा हो, प्रोफेसर रहा हो, उच्च कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूट वगैरह उसके जिसको हम लोग हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट कहते हैं वैसा हुआ हो, अगर डॉक्टर हो तो लौह प्रतिष्ठ हो, इंजीनियर हो तो उच्च पदस्थ हो, ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस अफसर हो, जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उच्च पदस्थता की बात और उच्च स्तरीय मैं कहूँगा कि उनका ताना बाना रहा हो, इस पर विशेष एम्फेसिस दिया है ट्रस्ट ने, क्योंकि ट्रस्ट का संभवतः यह मानना है कि जो उच्च पदस्थ रहा होगा उसके अनुभव बेहतर रहे होंगे, ऐसा उनका मानना है, उनके पास इसके आधार होंगे। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा कि यह हमेशा सही होता है, गलत होता है, लेकिन जो उनकी अपनी मान्यता है और उनकी सोच है वह उसमें उनके जो एडवर्टीजमेंट है उसमें उन्होंने उस तरह उसको प्रस्तुत किया है। और दूसरा एक उन्होंने कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह उसको हिंदू होना चाहिए और राम भक्त वैष्णव होना चाहिए। तो स्पष्ट कर दिया है जो धार्मिक जो उसके मैं कहूँगा कि जो उस व्यक्ति की मान्यता हो, उसके धर्म को लेके उस व्यक्ति का जो ताना बाना हो उसको लेके भी स्पष्ट किया है ट्रस्ट ने। अब इस मैं कहूँगा कि यह जो उन्होंने अर्हता निर्धारित की है, क्वालिफिकेशन डिफाइन किया है, उसमें अगर ईमानदारी से देखें तो निश्चित रूप से हजारों हजार की संख्या में, क्योंकि ये तो अगर जहां तक हिंदू और वैष्णव का प्रश्न है, यह अधिसंख्यक देश इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि चूंकि हिंदू अधिसंख्यक या हिंदू बाहुल्य देश है, हमारी काफी बड़ी आबादी है, तो मतलब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, सैकड़ों करोड़ कह सकते हैं जो उस अर्हता को पूर्ण करते हों। जहां तक दूसरा है उच्च पदस्थ या 20 वर्ष का अनुभव, उसकी भी बड़ी संख्या है। स्वयं ट्रस्ट ने ही ये बताया है कि 24 घंटे के अंदर, जो मैंने मीडिया के रिपोर्ट्स में देखा है कि लगभग 1000 से ऊपर लगभग 24 घंटे में आ गए, अभी और भी दिन बाकी हैं, हजारों हजार की संख्या में आएंगे। तो उसमें मेरे लिए यह कहना कि मतलब मैं ही सबसे उपयुक्त हूँ या मुझे ही चयनित करें, इस प्रकार की बात कहना निश्चित रूप से हास्यास्पद भी होगा, अनुचित भी होगा, क्योंकि मुझे यह जो अधिकार है या किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार है वह सिर्फ अपना प्रस्तुत करने का है कि उसने अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया, उसके आगे का की जो ड्यूटी है वह ट्रस्ट की है। मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि ट्रस्ट ने पुनः एक स्वयं में जो क्वालिफिकेशन की बात कही तो उसे बिल्कुल
लगभग श्रेष्ठतम क्वालिफिकेशन का खुद एक चयन बोर्ड बनाया है, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को रखा है, ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है। तो एक अत्यंत उच्च स्तरीय, अगर मैं पुनः स्तर की बात करूं तो उच्च स्तरीय उन्होंने एक चयन समिति रखा है जिसको ये दायित्व सौंपा है। तो उनको जो भी बेस्ट लगेगा, मेरे लिए मैं एक अर्हता प्राप्त, सामान्य रूप से मैं वो अर्हता प्राप्त व्यक्ति हूं, लेकिन बेस्ट कौन होगा और किसको चयनित करेंगे ये उनका अधिकार होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन आप सरकार की कमियों और पुलिस की कमियों और सिस्टम पर भी लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में हमने देखा है कि आप सरकार के बहुत चहेते नहीं रहे हैं, बहुत फेवरेट्स में आप शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि राम जन्मभूमि जो सीओ पद के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, उसमें चयन प्रक्रिया में जब आप पहुंचेंगे तो पारदर्शिता रहेगी? पारदर्शिता का अभाव तो नहीं देखने को मिलेगा? आपको यकीन है ट्रस्ट पर? और जैसा कि आपने कहा कि जज खुद इसकी निगरानी करेंगे। जी देखिए, जब ट्रस्ट, नाम ही ट्रस्ट है, आखिर ये सारा कहूंगा कि जो कुछ भी शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं जाने और अनजाने जो ट्रस्ट को लेके मिसट्रस्ट हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, उसी के कारण हुआ। क्योंकि ट्रस्ट शब्द में ही जो है विश्वास जुड़ा हुआ है। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पर आधारित होते हैं। वह ट्रस्ट कहीं ब्रीच हो गया और उसी के बाद मतलब तमाम प्रकार की कहानियां हुई, इसका इस्तीफा लो, उसका इस्तीफा लो, इसमें ये करो, उसमें वो करो, विवेचना करो, अनुसंधान करो। तो ये बातें आई तो कहीं ना कहीं जो विश्वास विचलित हुआ, उसके बाद ही यह इस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता हुई और ये प्रक्रिया संपादित की जा रही है। जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं जो मुझे अपना लगता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ भी नजरिए का प्रश्न होता है। मुझे लगता है कि जो मुझे सही बात लगी वो मैंने कहा। मैं कई बार देखता हूं कि जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर भी देखता हूं कि कई लोग जो कि विशेष करके जो सत्ता में रहते हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, तो वो उन बातों को प्रायः वो नापसंद करने लगते हैं और कई बार मुझे अपनी सत्ता, अपनी पार्टी का विरोधी मानने लगते हैं। या उनकी अपनी सोच होती है और कई बार आश्चर्यजनक रूप से जब फिर वह सत्ताच्युत हो जाते हैं तो फिर उनको मैं पसंद आने लगता हूं, उनको मैं अच्छा लगने लगता हूं। यह मतलब मैं समझता हूं मेरी नियति रही है कि जब सत्ता में व्यक्ति चला जाता है उस समय उसे जो कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, तो वह वास्तव में निंदक को नियर नहीं रखना चाहता है और वो आंगन तो मुझे नहीं, मेरे लिए छवाता, मुझे जेल जरूर भेज देता है। तो यह उनकी सोच है। इसमें मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं उस बात को प्रस्तुत करता हूं। लेकिन जो योग्यताएं हैं उसे आप पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं। अगर 18 जुलाई को, जहां तक मेरी जानकारी है कि इसका इंटरव्यू होना है, तो अगर 18 जुलाई को आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका चयन होता है, तो क्या मूल चूल परिवर्तन आप करेंगे कि जिससे कि जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, आपने कहा ट्रस्ट नामी है, वो फिर से बरकरार हो, चढ़ावा चोरी जैसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो? क्योंकि आपके पास सतर्कता का अनुभव है, सुरक्षा का अनुभव है, प्रबंधन का अनुभव है, तमाम अनुभव आपके पास है 30 वर्षों का। तो किस तरह से मूल चूल परिवर्तन आप करेंगे सिस्टम के भीतर जाकर? थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। नहीं, मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा अंतर करके जवाब दूंगा कि चयन जिसका भी होता है वह व्यक्ति विशेष मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति का चयन हो, मैं अपेक्षा करूंगा, चाहे वो अमिताभ ठाकुर हो, उससे भी अपेक्षा करूंगा, कोई अन्य व्यक्ति हो जो ज्यादा सक्षम है उनसे भी अपेक्षा करूंगा, ये अनुरोध भी करूंगा कि जो भी व्यक्ति इस पद पे बैठते हैं, वह व्यक्ति सबसे पहले जो पहला परिवर्तन मेरे ख्याल से आवश्यक है इस संदर्भ में, वह है पारदर्शिता का। क्योंकि यहाँ पर दुर्भाग्य से पारदर्शिता का सख्त अभाव हो गया। उसको मैं इस तरह कहूंगा कि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि औसत आदमी, मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोग, अब जैसे देखिए ट्रस्ट बना, आप जानते हैं कि इस देश में मुझे लगता है कि लाखों, अगर करोड़ों नहीं होंगे तो लाखों ट्रस्ट तो होंगे ही होंगे, शायद कुछ करोड़ भी पहुंच सकते हैं। तो निजी ट्रस्ट अपरंपार संख्या में है। कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जिस ट्रस्ट में डिस्ट्रस्ट हुआ हो
तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस तरह हस्तक्षेप करना पड़ा हो और हस्तक्षेप करने को बाध्य हुई हो। अब इसी मामले में जिसको लेके वह ट्रस्ट आरटीआई में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक गया और लड़ा कि हम निजी ट्रस्ट हैं, हम पारदर्शिता के परिधि में नहीं आते हैं। उसी में जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री महोदय को, स्वयं पूरी की पूरी सरकार को उसका मैं कहूंगा उत्तरदायित्व तो कहीं ना कहीं ग्रहण करना पड़ा। तत्काल एसआईटी बनानी पड़ी। तो जो और लेकिन एसआईटी ने जो काम किए हैं, आप देखिए पुलिस विभाग का आपका इतने वर्षों का अनुभव है, एसआईटी ने जो काम किए हैं उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि तो बस लिपा पोती हुई है, छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े मगरमच्छ बड़ी मछलियां अभी भी बाहर हैं। चंपत राय को क्या क्लीन चिट दे दी गई है? देखिए, मैं चूंकि मेरे पास एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट तो अब सार्वजनिक हो गई है, तो सबों ने देखा है। अंतिम रिपोर्ट अभी तक मैं उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूं और उसके अभाव में मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जैसा अभी आपके पहले प्रश्न का उत्तर था कि चाहे जो भी सीईओ हो, उससे मेरी अपेक्षा रहेगी कि सबसे पहले वह पारदर्शिता सुरक्षित और संरक्षित करे। उसी प्रकार मेरी एसआईटी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह हर व्यक्ति को, जो आपने कहा, निश्चित रूप से यह टिप्पणियां अभी की जा रही हैं और गंभीरता के साथ की जा रही हैं कि जो आपने बड़ी मछली और छोटी मछली वाली बात कही, यह डिवीजन कहीं ना कहीं स्पष्ट दिख रहा है कि जो मतलब मैं कहूंगा कि जो ताकतवर लोग कहे जाते हैं औसत भाषा में, उनके बचाव का, उनके संरक्षण का प्रयास या संरक्षण होता दिख रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अलग प्रश्न है, लेकिन होता दिख रहा है। जिस प्रकार से उनको अवसर मिल रहे हैं, जैसे मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूंगा, उदाहरण के लिए मुझ पर कुछ ही दिनों पहले एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो वह एफआईआर था, उस पर मुझ पर आरोप थे कि मैंने कूट रचना की, मेरी पत्नी ने की, वगैरह वगैरह। तो यह अभिलेखीय मामला था। इस अभिलेखीय आमतौर पर होता है कि अभिलेखीय मामलों में साक्ष्य संरक्षण होता है, संरक्षण के बाद उम्मीद की जाती है कि कोर्ट निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे चलती ट्रेन में रात्रि में शाहजहांपुर से हिरासत में लिया गया। संभवतः सरकार इसको यह डिफेंड करती है और कर रही है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर देते या वो मतलब कुछ गलत कर देते। तो पहले अरेस्ट किया गया और आज तक उसका अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। अब तक विवेचना ऐसे कोर्ट को नहीं अवगत कराया गया है, यानी अरेस्ट को प्राथमिकता दी गई। यानी कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई, जो प्राथमिक कार्रवाई कथित थी अरेस्ट की, वो पहले की। और मेरे जैसे एक व्यक्ति के मामले में, एक निजी संदर्भ में, यदि मैं समझता हूं कितनी तत्परता से काम हो सकता है, तो उसके विपरीत इस मामले में मैं ये नहीं कह रहा कि अरेस्ट ही तुरंत होना। अमिताभ जी, आप जो काम करते हैं उसे तो पूरा देश देखता है, राज्य देखता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे पत्रकार, जो गली कूचे के पत्रकार हैं, अगर वो भी सरकार के खिलाफ कोई बातें करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जा रही है। बिल्कुल। तो मैं यह कह रहा हूं कि चूंकि इस बड़े संदर्भ में उन सबों से पूछताछ और पूछताछ की पारदर्शिता अभी नहीं दिख रही है, तो प्रश्न तो जैसे मैं कहते हैं कि लोगों को आप बोलने से नहीं रोक सकते। और तो यह प्रश्न अपने आप में बन रहा है कि आखिर जो लोग ताकतवर या बड़े कहे जा रहे हैं, उनके नाम लिए बिना मैं यह कहूंगा कि यह सवाल लोगों के जेहन में लगातार कूद रहा है, आ रहा है कि आखिर विभेद क्यों हो रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि पब्लिक में ही रहता हूँ, 24 घंटा घूमता हूँ, कोई बहुत ही मैं कहूंगा कि जैसे कि जनता के बीच का कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मेरी लोगों में आमद दरफ्त है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि एक विश्वास की कमी, जो है पुनः ट्रस्ट वाली बात है, तो जो ट्रस्ट वहां डिस्ट्रॉय हुआ, वही एसआईटी को के कार्य प्रणाली को लेके या अब अयोध्या पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी एक डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट कहीं ना कहीं। बिल्कुल, राम भक्तों के साथ छलावा हुआ है, छल हुआ है, उनको आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा। पूरे विश्व भर में राम भक्त मौजूद है। 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरी होना और एसआईटी
ने खुद कहा है कि कोई चेकिंग नहीं होती थी। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। पॉकेट वाली ड्रेस थी इन लोगों के पास, और जो दान पात्र से पैसा जाता था उसमें भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मर्ज कर दिए जाते थे सारे पैसों को। यही वजह है कि एसआईटी ने रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव को भी आज रिमांड पर लिया है, पूछताछ की जा रही है, और तमाम जगहों से, घर से, टॉयलेट से, हर जगह से कैश बरामद हो रहे हैं। लोग जमीन खरीद ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि ये चोरी तो सालों साल से चलती आ रही है। कार सेवक संतोष दुबे का कहना था कि 1989 में करीब 1250 रत्न जड़ित जो मूर्तियां थी वो पहुंची थी, जो साल 2000-2001 के करीब गायब हुई। उसको लेकर तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चोरी तो पहले से भी चलती आ रही थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो मुझे लगता है जी कि, और मैं समझता हूँ कि शायद जैसे एक चंदा चोरी और एक चढ़ावा चोरी, इस तरह से दो शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसको टेक्निकली अलग अलग किया जा रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो एक मैं समझता हूँ कि बुनियाद से ही कि कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया, कहीं से भी, और कितना आज की तारीख में है। हमारी पार्टी ने, आजाद अधिकार सेना ने इसकी एक फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग की है। हम लोगों ने सभी, जो भी हमारे जहां जहां हमारे साथी हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया जिलाधिकारी को कि उसमें हमारी सरकार से यह मांग है कि वह इंश्योर करे। यहाँ सवाल यह है कि यहाँ जैसे 80 लाख या 8 करोड़ या जो कुछ भी धनराशि मिल रही है, वह उसका एक न्यून हिस्सा है। एक हिस्सा उसका यह है कि वास्तव में कितना मिला और कितना आज की तारीख में है, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा वो है जैसे ट्रस्ट का बयान, सर इसमें मैं रोकना चाहूंगा। ट्रस्ट का बयान ये आया था इसमें कि अभी ट्रस्ट के पास जो मार्च 2025 से 26 तक के आंकड़े हैं वो करीब 250 करोड़ रुपए के हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट के पास अब तक का आपने कहा, जिक्र किया, तो वो करीब 10,876 करोड़ रुपए सुरक्षित फंड के रूप में, ऐसा ट्रस्ट का बयान था सर। हाँ, तो अब इसमें यह चीज जानने का हम लोग को अधिकार है, यह बड़ा एक्सप्लिसिट होना चाहिए कि देखिए 10,000 करोड़, मुझे नहीं लगता कि किसी उत्तर प्रदेश में कई जिलों का सामूहिक बजट, तो जो कई जिलों के सामूहिक बजट के बराबर अकेला ट्रस्ट का बजट है। एक विशाल बजट है, ठीक ठाक डिपार्टमेंट्स का इतना बजट होता है अच्छे प्रदेशों में। तो उस बजट का क्या हुआ? मैं यहाँ राजीव गांधी जी के जो बयान था, वह बयान भी यहाँ महत्वपूर्ण है। उनका बयान था, जो हम सभी अवगत हैं, जो उन्होंने कहा था कि 100 रुपए में 15 रुपया असल व्यक्ति के पास पहुंचता है। तो एक यहाँ एक संदर्भ यह भी है कि अगर 100 रुपया की निकासी हुई तो उसमें से कितना रुपया वास्तव में खर्चा हुआ, क्योंकि इसमें कमीशन की भी एक, क्योंकि पहली बार मैं जब ट्रस्ट के संदर्भों को लेके 2024 में मैंने कुछ पत्राचार किए थे ट्रस्ट से, तो उस समय मूल रूप से यह संदर्भ आ रहा था कि ऐसी चर्चाएं थी, कुचर्चाएं थी, या जो कुछ भी कई आरोप थे कि उसमें निर्माण की प्रक्रिया में या अन्य प्रक्रियाओं में मतलब जिसको घोटाला हम लोग कहते हैं, सरकारी भाषा में घोटाला कहते हैं, निर्माण में घोटाला, फला में घोटाला, वो भी एक संदर्भ बताया गया था। तो अगर 100 रुपए की निकासी हुई ट्रस्ट की, तो वास्तव में कितने रुपए लगाए गए, इस तरह के बिंदु पर भी जांच और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से नितांत अनिवार्य है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का वह भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। और पैसे की निकासी या पैसे की चोरी और या पैसे की बेईमानी का वह भी एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। बिल्कुल सर, आप ने जो बातें रखी, आपका कहना है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रस्ट का जो नाम खराब हुआ है, विश्वास बना होना चाहिए लगातार। और हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं और सरकार जो भी सवाल जवाब आपसे करें, आप पहले की ही तरह, आप तो IRS भी रह चुके, उसके बाद IPS में आए थे, तो तमाम आपने इंटरव्यू तो पहले ही क्रैक किए हैं, और इस इंटरव्यू क्रैक करके आप CEO के तौर पर नियुक्त हो। जैसा कि आपने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो सरकार आप जैसे लोगों को अगर अपने नजदीक रखेगी तो निश्चित रूप से जो सच्ची आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा और समीक्षा सही रूप से की जा सकेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नए CEO के तौर पर हम अमिताभ ठाकुर जी को जल्द देखें, यही हमारी प्रार्थना भी है और दुआ भी है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।